हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की साइंस का सेकंड चैप्टर है। ये हमारा न्यू लेशन है, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है, इसको आप मार्क कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊँगा आज। इस लेसन का नाम है इज मैटर अराउंड यूज प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे। इस लेसन का कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो आप जानते हैं कि बाजार में कुछ सामान आप खरीदते हैं तो उस पे क्या लिखा होता है? दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मीठा, जल या जूस शुद्ध होते हैं। जैसे आपने किसी मार्केट में या सामान लिया, घर की चीजें हों, तो क्या वो चीजें शुद्ध है या नहीं है, इसका हम कैसे पता कर सकते हैं? तो डिब्बों के ऊपर लिखे होते हैं शुद्ध पर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दें हैं कभी आप? तो एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सारी चीजें क्या होती हैं, प्योर हैं। प्योर नहीं होती वो सारी चीजें, क्या विभिन्न पदार्थों क्या होती है, मिश्रण होती हैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे यह पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्राकृतिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आप कह सकते हैं एक ही प्रकार का जो कोई भी मिश्रण पदार्थ है तो एक ही प्रकार का बना रहेगा तभी शुद्ध रहेगा। जब वो मिक्स दूसरा दूसरा पदार्थ उसमें मिश्रित हो जाएगा तो वो शुद्ध नहीं रहता है। ठीक है, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। तो अब हमारा एक टॉपिक है मिश्रण क्या है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, ये मिश्रण क्या है, कभी कभी पूछता है एग्जामों में। ठीक है, तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों का यौगिक से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा जल से पृथक यानी अलग कर दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा या रासायनिक अयवों के द्वारा पृथक नहीं किया जाए, यानी अलग इसे नहीं किया जा सकता है ये सोडियम क्लोराइड को। तो जिस प्रकार देखिए चीनी एक पदार्थ है और एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव ही रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ पेय पदार्थ और मिट्टी के एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। अब देखिए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माता और निर्माण प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हैं। तो अब मैं इधर देखिए कौन कौन से मिश्रण है। निस्पंदन है यानी छानने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम है, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए छानने का पात्र है यानी जाली का, ठीक है, मुड़ा हुआ छानन पात्र है जिसमें अब ये देखिए कुप्पी है। ठीक है, ये कांच की छड़ है और छानने की प्रक्रिया का एक संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव है। और ये देखिए कीप इसकी नाल है, ठीक है, परख नली है। ठीक है, छाना हुआ द्रव है यानी पेय पदार्थ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विलयन क्या है। विलयन दो देखिए बाबू, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू, जल, सोडा जल विलयन को ही उदाहरण है, विलयन के ही उदाहरण है। जैसे किसी ने पूछा विलयन क्या है तो आप कह देंगे नींबू और जल और सोडा जल विलयन के ही उदाहरण। पूछे तो विलयन का उदाहरण कौन है तो आप बता सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में नींबू और सोडा के जल। ठीक है, हम एक विलयन एक ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जैसे ठोस, द्रव और गैस से मिले, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्रण धातु और गैसीय विलयन का भी वायु विलयन भी होते हैं। एक एक विलयन के कण रसायन समांगिता की होती है। उदाहरण के लिए नींबू नींबू जल स्वाद सदैव एक समान रहता है। जैसे पानी और नींबू मिला देते हैं तो स्वाद कैसा सदैव एक समान रहता है। विलयन में चीनी और नमक को कण एक समान रूप में वितरित होते हैं। देखिए इधर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे। ठीक है,
तो ये धातुएं समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया के द्वारा अयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों को गुण को दर्शाते हैं तो अलग संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक यानी लगभग 30% और कॉपर लगभग 70%। ठीक है। किसी भी विलयन के दो भाग विलायक और विलयन में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए आप चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। ठीक है। और इसमें चीनी का विलयन और जल विधायक है। आयोडीन आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे पिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछता है आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे आयोडीन विलयन है और अल्कोहल विलायक है। अल्कोहल का है विलायक है जो घुल जाता है। वात युक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलायक में गैस के रूप में होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विलय और जल विलायक होते हैं। वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु जो है गैस में क्या है, गैस का विलयन है। मुख्यतः दो घटकों का यानी ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दो है 78% है। असमांगी मिश्रण है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का वायु का विलायक होता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। विलायक के गुण दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी पूछता है विलायक के गुण लिखिए नोट्स क्लास 9th में, तो या किसी तैयारी के विलायक एक समांगी मिश्रण है पूछ देगा विलायक कौन सा मिश्रण है, समांगी एक विसमांगी, तो आप बता देंगे विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण द्रव व्यास में 1 nm है यानी 10⁻⁹ है और जो छोटे होते हैं जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का भी मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि के द्वारा विलय विलय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते अर्थात विलय अस्थायी होते हैं। विलयन की सांद्रता जैसे विलयन की सांद्रता नापने के लिए क्या करेंगे, एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंगों के विलयन को हम लोग जानते हैं कि विलयन विलयन पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय के पदार्थ होते हैं। और विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर तनु सांद्रता संतुलित घोल घोल कहा जाता है और तनु सांद्रता तुलनात्मक शब्द है यानी उसके विपरीत। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, यहाँ पे अब नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब पूछिएगा संतुलित विलयन किसे कहते हैं, तो आप एक एक निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय विलय पदार्थ नहीं घूमता तो उसे क्या कहते हैं जानते हैं, उसे संतुलित विलयन के नाम से भी जाना जाता है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसी घुलनशीलता कहलाती है। कभी कभी घुलनशीलता के बारे में भी पूछता, विलेय पदार्थ की वह मात्रा ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसको घुलनशीलता कहते हैं। विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त और इसे असंतृप्त विलयन भी कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी आपको कर लीजिएगा, मार्क कर दिया हूँ मैं। ठीक है। विलयन में विलेय के पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उपरोक्त किए गए हम भी ये कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर पृथक यानी अलग अलग पदार्थों का विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलयन की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूलेज दिए हैं। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय के पदार्थ का तापमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है। सेकंड देखिए ये वो फार्मूलाज है और द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत विलयन का द्रव्यमान विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। ठीक है। और थर्ड देखिए विलयन के आयतन जैसे आयतन अपान आयतन का प्रतिशत नापने के लिए विलयन का आयतन बटा अपान विलयन का आयतन विलय का आयतन बटा के विलयन का आयतन यानी 100 को मल्टीप्लाई कर। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे इसमें समझाने की कोशिश किया है। मान लीजिए विलयन 320
ग्राम विलायक जल, 40 ग्राम साधारण नमक का विलेय, विलेय में सांद्रता पल करना। विलेय का जो पदार्थ होता है ना, देखिए इसमें क्या है, नमक का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम, कितना है, 40 ग्राम दिया है, ठीक है। और विलायक का जल का द्रव्यमान दिया 320, तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए इसमें पहले ही कर दिया, विलायक का साधारण नमक विलेय, विलयन की सांद्रता, विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। विलयन का पदार्थ द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि हमारा जो नमक है वो 40 ग्राम था, प्लस 320 ग्राम क्या था, विलयन था, ठीक है। ये तीनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, 360 ग्राम हो गया। तो हमें, एक सेकेंड, द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान का फार्मूला है विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन की विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। तो देखिए विलयन विलेय क्या था, 40 था, अपान ये जो ज्ञात किया गया था, हम लोग क्या ज्ञात किए थे, विलयन का द्रव्यमान ज्ञात किए थे। विलयन का द्रव्यमान कितना था, 360, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए कितने से, 100 से। तो 100, इसे कैंसिल कर दिया गया, इससे काटने के बाद कितना आया भाई, 11.1, ठीक है, आंसर है। अब इस चीज को, अब देखिए इसमें एक और टॉपिक दिया गया है, निलंबन किसे कहते हैं। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। कभी कभी विज्ञान में पूछता है, जैसे विलेय पदार्थ कण घुले नहीं होते हैं, बल्कि वे मध्यम समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुण, यह देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, आंखों से देखा जा सकता है, और ये निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और उसका मार्ग दृष्टिगोचर कर देना, यानी अलग भिन्न कर देते हैं। इसे शांत छोड़ दें तो इसके कण क्या होते हैं, नीचे अस्थायी रूप से क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। निलंबन अस्थायी होता है, निच्छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। छानने के बाद तो सभी कण नीचे बैठ जाते हैं, तो निलंबन समाप्त हो जाता है। विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पे कोलाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसके मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट में, ठीक है। कभी कभी पूछता है कोलाइड का विलयन क्या है, तो आप बता सकते हैं कोलाइड या कोलाइड विलयन। कोलाइड के कण विलयन में समान समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कण आकार छोटे होते हैं, होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे क्या है, दूध, ठीक है। कोलाइड के कण कोलाइड के कण छोटे आकार के होते हैं, कारण है कि हम उन्हें आंखें से क्या देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2 में देखा था, 2.2 में देखा है, ठीक है। टिंडन नामक एक वैज्ञानिक थे, तो इस ये जो टिंडन नामक, क्या टिंडन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। टिंडन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनकी खोज थी टिंडन प्रभाव। एक छोटे से कमरे में छिद्र छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरणों के छोटा सा छिद्र किया उन्होंने एक ग्लास में, तो वहां से उन छिद्र को, तो यह तब से यह क्या होगा, किस नाम से जानेगा, टिंडन प्रभाव के नाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है। यदि हम कमरे में मौजूद धूल कण को कार्बन के फैलने के कारण होता है, जैसे क्या होगा, किसी कमरे में धूल के जो कण होते हैं, यानी कार्बन के कणों के द्वारा ही प्रकाश क्या होता है, फैलने लगता है, ठीक है। घने जंगल में आच्छादन से यानी सूर्य की किरणें गुजरती है, यानी कि देखिए यहाँ एक चित्र बहुत अच्छा दिया गया है। ये देखिए घना जंगल है ना, तो उस ऊपर से सूर्य की जो किरणें आती है ना, टिंडन प्रभाव के ही द्वारा आती है, ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है दृश्य, देखिए ये जो है कितना प्यारा है, ठीक है। इसी को टिंडन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कोलाइड के समान उदाहरण भी दिए गए हैं। द्रव है, पर्यवेक्षी माध्यम क्या हुआ, गैस हो गया, प्रकार का है एरोसोल हो गया, एरोसोल। उदाहरण क्या है, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, क्या होता है, द्रव में। जैसे क्या होता है, जब ठंडी का मौसम आता है तो कोहरा भी आता है। बादल कब आते हैं, जब बारिश का मौसम आता है। कुहासा कब आता है, देखिए जब ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो पानी की तरह निकलता है कि नहीं, वो द्रव ही होता है। पर्यवेक्षी माध्यम क्या होता है, गैस ही होता है। ठोस में जैसे ठोस है, प्रक्षिप्त प्रवस्था है, गैस, एरोसोल है, धुआं है, स्वचालित वाहन का निथार निथार है,
ठीक है, गैस यानी द्रव, फोम, शेविंग क्रीम, ठीक है, द्रव द्रव, इमल्सन यानी दूध, क्रीम दूध हो गया, फेस क्रीम हो गई, ठीक है बाबू। फिर देखिए ठोस है, फिर इसमें क्या लिक्विड फॉर्म में है, फिर सोल में हो गया मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़। कीचड़ उचड़ देखिए सोल में ही आता है, प्रकार में, सोल के प्रकार में। गैस, ठोस, फोम, फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमस, ठीक है। द्रव देखिए ठोस है, जैव हो, जेली है, पनीर है, मक्खन है, ठीक है। तो ऐसे ही ये चीजें आप देख लेंगे, ठीक है। कुछ उदाहरण के लिए समांगी विषमांगी मिश्रणों को विभेद यानी अलग अलग करके दोनों करिएगा। अब कोलाइड के कुछ गुण भी जानेंगे अब हम। देखिए यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणें को फैलाने तथा उसे मार्ग का दृश्य बनाते हैं, ठीक है। जब एक शांत जब शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए, कोई आपने गिलास में कोई एक कांच का जार लीजिए, गिलास लीजिए, उसमें किसी चीज को घोल दीजिए तो क्या होगा, वो सारे कण क्या होंगे, ऊपर से नीचे होने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कीचड़ ही है, ठीक है, फिर उसको शांति से छोड़ देंगे ना छान विधि के द्वारा, मिश्रण से पृथक नहीं, अलग नहीं किया जा सकता, पर वो क्या होगा, शांत छोड़ने पे क्या होगा, केंद्रित तत्व के द्वारा वह नीचे धीरे धीरे बैठ जाते हैं। तो कोलाइड विलयन परिलक्षित प्रवस्था और परिवेक्षण के माध्यम से बनता है, और विलय पदार्थ की तरह ही घटक या परिक्षेपित कण जो कोलाइड रूप में रहता है। परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबन रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परीक्षण माध्यम माध्यम यानी ठोस, द्रव, ये द्रव है, ये गैस है, ठीक है, इन तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वर्गीकृत यानी अलग अलग किया गया है। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन में भी देख लीजिए आप, एक सेकेंड। देखिए भौतिक रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अवलोकन या अनुवर्णन करते हैं कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, पतनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण, रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में परिवर्तन किए जाते हैं। रासायनिक प्राकृतिक में भी ये कोई परिवर्तन नहीं है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं। जैसे आप ये भी देखिएगा, आप कभी खाना पकाए हैं तो उसमें पकाने के लिए क्या तेल भी लेते हैं, जल भी लेते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं, पर इनकी रासायनिक क्रिया गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न भी होते हैं। गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर होता है, ठीक है, उनकी सुगंध में। हवा में भी जलता है, और जबकि जल आग को क्या करता है, बुझाता है। और जल यानी तेल का यह रासायनिक गुण जल में इसे अलग कर देता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन है जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपना रासायनिक संगठन और परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन दूध और रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, ठीक है। यह नया पदार्थ होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नया पदार्थ होता है। और रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। कभी कभी पूछा मोमबत्ती क्या है, तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन, आप तो दोनों कर सकते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसकी पहचान भी कर सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थों के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर और तत्वों या यौगिक के वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि दो रूपों में, ठीक है। पदार्थ को एक क्या है, एक तत्व या यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, किस पे, रासायनिक संगठन के आधार पर। तत्व तत्व के देखिए रॉबर्ट बायन है, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द, कौन सा शब्द, एलिमेंट शब्द का प्रयोग, फ्रांस के ये क्या रासायनिक हैं, एंटोनियो रॉलेंस और लवाइजिए ये दो वैज्ञानिक थे जो 1743 से 1794 में सबसे पहले तत्व की क्या दी डिफिनीशन दी थी, प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व यानी पदार्थ का वह मूल रूप है
जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में भी विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बड़े अच्छी इन्होंने डिफरेंट तत्वों को साधारण धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है, यानी एलिमेंट को तीन में। अब डायग्राम के माध्यम से भी बता देता हूँ तत्व को। देखिए, मानिए तत्व है, तत्व, ठीक है, इसका तीन रूप है। पहला क्या है, धातु। दूसरा देखिए अधातु। तीसरा देखिए उपधातु। ठीक है, ये चीजें अभी नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ यौगिक के बारे में है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक देखिए यहीं पे बहुत छोटी थी टॉपिक, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक 1 सेकेंड। तो मिश्रण या यौगिक के नाम से भी जानी जाती हैं चीज़ें, तो यानी देखिए यौगिक और इसमें और मिश्रण के नाम से भी मिश्रण, दो डायग्राम बना लीजिए, इनमें तुलना की गई है। मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यौगिक तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें देखिए मिश्रण में मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, बल्कि अब देखिए यौगिक में क्या है, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। अब मिश्रण में देखिए तीसरा पॉइंट है, मिश्रण उससे उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। और इसमें देखिए यौगिक में नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है, और देखिए चौथा इसमें देख लिए, यौगिक में घटकों नहीं, इसमें मिश्रण में घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। और इसमें देखिए यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक वैद्युत प्रक्रिया के द्वारा ही पृथक यानी अलग किया जा सकता है। तो दोनों ही तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, और जिसका गुण मिले हुए हैं तत्वों तत्वों को पूरी तरह भिन्न होते हैं। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान होते हैं, हम भी देख सकते हैं कि उनकी बनावट, रंग सभी स्थानों पर समान होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ डायग्राम है। पदार्थ, पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तीन, ठोस, द्रव, गैस के रूप में। ठीक है, इसमें ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध है, एक मिश्रण है। ठीक है, शुद्ध में क्या है, तत्व है, यौगिक है। ठीक है, और इसमें देखिए मिश्रण में समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो अब तत्व में क्या, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जो तत्व होता है, उदाहरण के लिए जैसे कापर है, ऑक्साइड है, लोहा है, हाइड्रोजन है, पारा, इसको अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक में देखिए नेत्र संगठन संगठन का होता है, जिसमें रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। अब इसमें मिश्रण में देखिए कोई नियत संगठन नहीं संगठन नहीं है, जैसे समांगी और विषमांगी है। तो समान संगठन होता है, इसमें असमान होता है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फेट, जल और एल्कोहल आदि। और विषमांगी में देखिए उदाहरण के लिए बालू, नमक, चीनी और नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। ठीक है, तो ये दोस्तों यहीं पे लेसन समाप्त हुआ। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। आप यहाँ पे इस लेसन को हल करके किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए, और कमेंट भी करिए। किसी जो टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं उसे पीपीटी के माध्यम से भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।